नमस्कार दोस्तों। आज हम नेतृत्व के सिद्धांत भाग 4 के बारे में परिचर्चा करेंगे। इस भाग के अंतर्गत 4 मुख्य उप सिद्धांतों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा तथा आज का दूसरा मुख्य विषय होगा नेतृत्व का महत्व। तो आइए परिचर्चा शुरू करते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत। इस सिद्धांतों के अनुसार नेतृत्व की कोई एक श्रेष्ठ शैली या प्रारूप या तरीका नहीं होता। इसके 4 प्रमुख भाग हैं। इसका मतलब है कि ये 4 छोटे छोटे उप सिद्धांत हैं। इन उप सिद्धांतों की एक मूल मान्यता यह है कि नेतृत्व की ऐसी कोई सर्वश्रेष्ठ शैली नहीं होती जो प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति अथवा दशा में लोकप्रिय हो अथवा उपयुक्त हो अथवा कारगर साबित हो सके। इसलिए इन सिद्धांतों का यह निष्कर्ष है कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार, विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार और परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार अथवा बदलती हुई दशाओं के अनुसार नेता को अपने व्यवहार के तरीके अथवा प्रारूप को भी चेंज कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइमली। तो पहला उप सिद्धांत है परिस्थिति अनुकूलता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि परिस्थिति अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। अनुकूल परिस्थिति होने पर नेतृत्व मजबूत होता है, संरचनात्मक होता है, और परिस्थितियां विपरीत होने पर नेतृत्व की शैली हमें उसी के अनुरूप अपनानी होती है अथवा हमारा नेतृत्व कमजोर भी हो सकता है। निर्णय सहभागिता सिद्धांत। यह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी को बदलने के लिए अथवा अपने अनुयायियों के साथ सहभागिता शैली का समर्थन करता है। पथ व लक्ष्य सिद्धांत। यह मूल ध्येय पर स्थापित होता है और इस सिद्धांत का मुख्य ध्येय यही है कि किसी भी तरह से संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उन लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप ही शैली को अपनाना चाहिए। और चौथा उप सिद्धांत है परिस्थिति की परख सिद्धांत, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला उप सिद्धांत है परिस्थिति अनुकूलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेड ई फिडलर ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस 1967 के अंतर्गत किया है। यह पुस्तक 1967 में ए थ्योरी ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, इसका मतलब नेतृत्व की जो प्रभावशीलता है उसके सिद्धांत के बारे में 1970 के दशक में इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया। फ्रेड ई फिडलर ने इस पुस्तक का लेखन किया है। फ्रेड ई फिडलर की मान्यता क्या है? नेतृत्व व्यवहार और शैली दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। फिडलर का यहाँ पर यह कहना है कि नेता जो व्यवहार करता है वो अलग होता है और नेता की व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। जो व्यवहार की शैली होती है वो अलग होती है। बोथ आर डिफरेंट। फिडलर का यह कहना है मित्रों कि जो नेता परिस्थितियों की तत्काल बाद प्रतिक्रिया करता है उसको तो नेतृत्व का व्यवहार कहते हैं, और विद्यमान परिस्थिति या परिस्थितियां बदल जाती हैं या परिस्थितियों के अनुसार नेता अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है उस परिवर्तन के प्रारूप को या तरीके को ही नेतृत्व की शैली कहा जाता है। इसलिए फिडलर ने दोनों को भिन्न भिन्न माना है। नेतृत्व शैली परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर करती है, जबकि नेतृत्व का व्यवहार परिस्थिति की प्रतिक्रिया होता है। ये सिचुएशंस की रिएक्शन होता है, उसको लीडरशिप बिहेवियर कहा जाता है, और जो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है उसको लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। परिस्थिति की अनुकूलता को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य घटक माने गए। कितने? 3। पहला है संबंध व्यवहार, दूसरा कार्य व्यवहार, और तीसरा तत्व है पद शक्ति तत्व। संबंध व्यवहार का मतलब है नेता और उसके अनुयायियों के बीच किस प्रकार की संबंध है। मधुर संबंध हैं या दुश्मनी के संबंध हैं या शत्रुता के संबंध हैं अथवा संबंध सामान्य स्थिति में है। कार्य व्यवहार, नेता और उसके फॉलोअर्स जो कार्य करते हैं उन कार्यों के बीच, उन कार्य के दौरान किस प्रकार का वातावरण सर्जित होता है उसको कार्य व्यवहार, अथवा अनुयायी जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य किस तरीके से करते हैं। और तीसरा है पद शक्ति तत्व, अर्थात नेता जिस पद पर विराजमान होता है या नेता के पास जो शक्तियां होती हैं, अधिसत्ता होती है, उस पर भी यह निर्भर करता है कि वह परिस्थिति अनुकूल होगी अथवा प्रतिकूल होगी।
दूसरा नेतृत्व का उपसिद्धांत है नेतृत्व सहभागिता का उपसिद्धांत। इसे भागीदारी मानक प्रतिमान अथवा नेतृत्व निर्णय स्वीकृति सिद्धांत भी कहा जाता है। इस टेरी और फ्रैंकलिन ने इसे नेतृत्व निर्णय का सिद्धांत कहा है। टेरी और फ्रैंकलिन का ये कहना है कि ये डिसीजन लेने वाली थ्योरी होती है। यह सिद्धांत उन नियमों की खोज है जिनकी सहायता से बदलती हुई परिस्थितियों में निर्णय निर्माण किया जाता है। इसका मतलब सिचुएशन के अनुसार निर्णय भी बदल दिया जाता है। निर्णय के 3 पक्ष यहाँ माने गए हैं। गुणात्मक पक्ष होता है, स्वीकृति पक्ष होता है और समय पक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है। इन तीनों तत्वों के आधार पर विक्टर एच वरूम और येटन ने नेतृत्व की 5 शैलियों को अभिव्यक्त किया है। इसका मतलब है कि निर्णयन या जो नेता निर्णय लेता है, नेता के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय के 3 पक्ष होते हैं। गुणात्मक पक्ष उसका क्या होता है, स्वीकृति जिनके ऊपर निर्णय आप ले रहे हो, जिनके ऊपर निर्णय लागू किया जाएगा, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और तीसरा टाइम, इस एस्पेक्ट और फैक्टर्स को भी रखा जाएगा कि समय तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन तीनों तत्वों को शामिल करके निर्णय सहभागिता के सिद्धांत की 5 शैलियां विक्टर एच वरूम और येटन ने बताई हैं। तो कौन सी 5 शैलियां? पहली शैली स्वेच्छाचारी शैली होती है। इस शैली के अंतर्गत नेता को निर्णय, सभी शैलियों में नेता निर्णय करता है, लेकिन नेता निर्णय कैसे करेगा? नेता स्वयं की सूचना, इसका मतलब यह निर्णय सभी परिस्थिति में नेता करता है, परंतु नेता के निर्णय का आधार अलग अलग होगा। पहला आधार क्या होगा? नेता को खुद को जो सूचना मिलती है, उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरी शैली स्वेच्छाचारी शैली होगी, लेकिन इसका आधार क्या होगा? निर्णय नेता लेगा, लेकिन इस निर्णय का आधार अपने अधीनस्थों से जो सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना के आधार पर निर्णय लेगा। तीसरी शैली परामर्शदात्री शैली है, अधीनस्थों से परामर्श परंतु बाध्यकारी नहीं। इसका मतलब निर्णय यहाँ सबोर्डिनेट से बातचीत करके लिया जाएगा, लेकिन ये डिसीजन सबोर्डिनेट्स की सलाह के अनुसार हो ऐसा जरूरी नहीं, ये बाध्यकारी नहीं होती उनकी सलाह। परामर्शदात्री चौथी शैली भी ऐसी है, अधीनस्थों से सामूहिक परामर्श। यहाँ पर परामर्श लिया गया, व्यक्तिगत है, बाध्यकारी नहीं है। यहाँ सामूहिक सबको एक साथ बुलाकर परामर्श लिया गया है, परंतु ऐसा परामर्श भी बाध्यकारी नहीं होता है। पांचवी शैली है परामर्शदात्री सर्वसम्मति के आधार पर। अब पहले परामर्श व्यक्तिगत किया गया, फिर ग्रुप के आधार पर किया गया, फिर सब लोगों को बुलाकर अब जो निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से निर्णय किया जाएगा, सबकी सहमति से। ये नेतृत्व की 5वीं शैली बताई है येटन और वरूम ने। नेतृत्व व्यवहार शैली दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार भी नेतृत्व शैली की परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर करती है, जबकि नेतृत्व व्यवहार परिस्थिति की प्रक्रिया, उसी बात को स्वीकार किया गया है। परिस्थिति की अनुकूलता को प्रभावित करने वाले वही तीनों तत्व, संबंध व्यवहार, दूसरा कार्य व्यवहार और तीसरा पद शक्ति को यहाँ स्वीकार किया गया है। तीसरा नेतृत्व का उपसिद्धांत है नेतृत्व का पथ और लक्ष्य सिद्धांत। ये अभिप्रेरणा और नेतृत्व के अनेक सिद्धांतों का एक मिला जुला स्वरूप होता है। इसमें व्यवहारवादी शैली सिद्धांत, विक्टर वरूम के अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत और परिस्थिति सिद्धांत को एक साथ समाहित किया गया। इसका मतलब ये एक मिश्रित स्वरूप वाला उपसिद्धांत है। इसे 1950 के दशक में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रॉबर्ट जे हाउस को, टेरेस और मिचेल को, इवांस और ड्रेसलर इत्यादि को दिया जाता है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता क्या है? मूल मान्यता है कि उच्चतर निष्पादन को प्राप्त करने हेतु अधिक प्रयास करने होंगे तथा उच्चतर निष्पादन नकारात्मक परिणामों से दूरी बनाए रखने और सकारात्मक पुरस्कारों को प्राप्त करने में सहयोगी होता है। इसका मतलब जो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं हाई लेवल की, उनको हमें ध्यान में रखना है, और उनके नेगेटिव रिजल्ट होते हैं उनको हमें साइड में रखना है। उनके केवल पॉजिटिव जो रिजल्ट होते हैं उनको ध्यान में रखना है, और ऐसा पॉजिटिव कार्य करने वाले को रिवार्ड भी करना होता है अपने लक्ष्यों के अनुरूप। यह सिद्धांत मार्ग स्पष्टीकरण की बात करता है, आवश्यकता पूर्ति की बात करता है, लक्ष्य उपलब्धि की ओर गमन करता है, अतः इसे मार्ग लक्ष्य प्रतिमान भी कहते हैं। इसका मुख्य टारगेट और लक्ष्य केवल और केवल जो संगठन के ध्येय होते हैं वही होते हैं। इसलिए इसकी नज़र जैसे अर्जुन की मछली की आंख पर नज़र होती है, वैसे यहाँ पथ गोल थ्योरी, इसका मतलब है कि लक्ष्यों तक पहुंचाने वाला रास्ता होना चाहिए। रॉबर्ट जे हाउस ने 4 प्रकार के नेतृत्व व्यवहार शैलियों का यहाँ पर जिक्र किया है। इसका मतलब व्यवहार और शैली को एक माना गया है, और उसने कहा कि 4 तरह की ऐसी स्टाइल्स होती हैं। पहली निर्देशात्मक, डायरेक्टिव, जहां डायरेक्शन देना होता है, नेता को डायरेक्ट करना होता है। समर्थन सपोर्टिव, जहां लोगों को
मोटिवेट करने के लिए उनके निर्णय का कार्य का सपोर्ट समर्थन करना पड़ता है। भागीदारी जहां लोगों को सहभागी शामिल किया जाता है। और चौथा है उपलब्धि, अगर वो अचीव कर लेते हैं गोल्स को तो उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए, पुरस्कार भी मिलना चाहिए। क्वांटम थ्योरी ये नेतृत्व का चौथा उपसिद्धांत है। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य विभिन्न दशाओं में विभिन्न शैलियों की खोज करना जो विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल हो। अर्थात यह सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के अनुसार हमें क्या फॉलो करना है, शैली, स्टाइल, नेतृत्व की शैली हमें परिस्थितियों के अनुसार अपनानी है। ये बेसिकली 4 तरह की नेतृत्व शैली की बात कही गई। संगठन के डेवलपमेंट के लेवल, संगठन के विकास के स्तर पर यह निर्भर करेगा कि कौन सी नेतृत्व की शैली को अपनाना चाहिए और उस शैली के अनुसार संगठन में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ये भी आपको ध्यान, यहाँ आप टेबल तालिका में देख रहे होंगे। पहली क्रम पर यहाँ संगठन के विकास के स्तर बताए गए। उच्चतम स्तर है लो, मीडियम एंड देन लोएस्ट। नेतृत्व की शैली का ये जो विकास का स्तर है संगठन, उसके अनुरूप ही क्या है, स्टाइल है। और विवरण आपको क्या करना है ये भी बताया गया है। पहला है नवीन संगठन होता है, आरंभिक संगठन होता है, तो वहां नेता को चैंपियन का रोल प्ले करना पड़ता है। सबसे आगे की भूमिका, नेतृत्व की भूमिका, आगे बढ़ने की, साहसी निडरता की भूमिका का निर्वहन करता है। वहां वह एक चैंपियन का रोल प्ले करता है। यहाँ व्यापार पर ध्यान दिया जाता है, सुरक्षा पर, संघर्ष की आशा, टीम उत्साह को बनाए रखा जाता है। इसका मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, इसको उम्मीद में रखना है, ध्यान रखना है कि संघर्ष भी होगा। दूसरा, अगर संगठन विकास की ओर गमन करने लग जाता है, विकासशील, जैसे कि इंडियन स्टेट एक डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आपको टेक कमांडर की रोल प्ले करना होता है। यहाँ एक सशक्त टीम का निर्माण करना होगा, आपको उसका संचालन करना होगा और बाजार का दोहन करना होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ अथवा एजुकेशन ऑफ मार्केट आप कह सकते हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको करना होगा। तीसरा, संगठन अगर विकसित संगठन है तो वहां आपको हाउस कीपर केवल ध्यान और देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। कुशलता को बनाए रखना होगा, मितव्ययता को बनाए रखना होगा, लागतों को नियंत्रण में रखना होगा और प्लानिंग को लगातार जारी रखना होगा। इसका मतलब विकास के स्तर को मेंटेन आपको करना है। चौथा है, अब संगठन ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव से दूर चला जाए, विकास की एक उच्चतम स्थिति होती है, उसके बाद पतन भी हो सकता है, या विकास हो ऐसा भ्रम भी हो सकता है, हो सकता है वास्तविकता में पतन हो रहा हो, डिके हो रहा हो। तो वहां नेता को लेमन स्क्वेयर की जो रोल है उसको प्ले करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में परिस्थिति का लाभांश उठाना पड़ता है, कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है, इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं, लागत को कम करना पड़ता है, उत्पादन को अधिकतम करना पड़ता है। ये नेतृत्व के शैलियों के संदर्भ में 4 मुख्य उपसिद्धांत थे। हालांकि इन सभी उपसिद्धांतों की अपनी अपनी कमियां भी हैं। अब आज का अंतिम विषय, अंतिम हमारा बिंदु है नेतृत्व का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। क्या महत्व है एक ऑर्गेनाइजेशन में समूह का निर्माण और उसका निर्देशन। इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, नेता के बिना भीड़ समूह नहीं हो सकती। ऐसा समूह भीड़ होता है और नेता का मार्गदर्शन मिल जाता है तो ऐसी भीड़ को संगठन कहा जाता है। किसानों का संगठन, आदिम जनजातियों का संगठन, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संगठित, उससे पहले भीड़ थी, वो जन समूह था, जनता की भीड़ थी वो, लेकिन एक ग्रुप में क्रिएट करना, संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। इसका मतलब क्या है, एक लीडर की आवश्यकता होती है। लीडर ही भीड़ को समूह में कन्वर्ट करता है। जैसे हम पूरा भारतवर्ष एक संगठन के रूप में, हम भीड़ के रूप में हैं, लेकिन एक सरकार का गठन होता है, चुनाव होते हैं, ये नेता ही होते हैं जो भीड़ को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, पीजेंट ग्रुप्स होते हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं, मैनी टाइम्स ऑफ ग्रुप, बहुत से प्रकार के ग्रुप होते हैं। नेतृत्व एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। परिवार से लेकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक इसका संचालन होता है। ये यूनिवर्सल है, जहां भी समूह होगा वहां लीडर होगा, जहां लीडर होगा वहीं समूह होगा, अथवा समूह ही नहीं होगा।
गत्यात्मक प्रणाली डायनेमिक प्रोसेस है। इसका मतलब लगातार इसमें परिवर्तन और सकारात्मक बदलाव आपको लाना पड़ता है। द्विमार्गी केवल नेता ही नहीं, नेता संगठन के लिए क्या करता है और संगठन नेता के लिए क्या करता है। नेता संगठन के लिए बना है और संगठन नेता के लिए बना है। टीम वर्क की भावना, अपने अनुयायी फॉलोअर्स को जोड़े रखने के लिए एज ए टीम आपको काम करना पड़ता है। नेतृत्व प्रभावशीलता का श्रेष्ठ स्वरूप है। इसका मतलब है कि पहले भी मैंने बताया कि नेतृत्व शक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, नेतृत्व अधिसत्ता से नहीं जुड़ा हुआ जैसा मैनेजमेंट जुड़ा हुआ था। नेतृत्व किससे जुड़ा हुआ है? प्रभाव से जुड़ा होता है, इन्फ्लुएंस से जुड़ा होता है। महात्मा गांधी को देखिए, मार्टिन लूथर किंग को देखिए आप, नेल्सन मंडेला को देखिए आप, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में विचार कीजिए, अब्राहम लिंकन के बारे में विचार कीजिए कि अब्राहम लिंकन रास्ते से जा रहे हैं और उसके कुछ मजदूर जो नदी के किनारे एक लकड़ी के बड़े लट्ठे को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। बाद में पता चला कि वो कौन है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसी भावना होनी चाहिए। तो वो राष्ट्रपति से नहीं, उनके व्यवहार से उनके ऊपर, मजदूरों के ऊपर प्रभाव था। यही महात्मा गांधी का प्रभाव था कि उन्होंने ऐसे नेशनल मूवमेंट को, फ्रीडम मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया। इन्फ्लुएंस था उनका, प्रभाव था, वो जैसा कहते थे वैसा ही जीवन में करते थे। इसलिए नेतृत्व शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, सत्ता से भी बड़ा होता है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वह अनौपचारिक भी हो सकता है। नेतृत्व का मतलब है आप जनता के व्यवहार को अपने अनुकूल कैसे बदल सकते हो। इसी के साथ नेतृत्व के सिद्धांतों का हमारा विषय पूरा हो चुका है और आगामी व्याख्यानों में हम नए विषय के साथ परिचर्चा करेंगे जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी वीडियो को आप एक साथ क्रमबद्ध रूप से देखने के लिए सामोता ऑनलाइन क्लासेज ऑन यूट्यूब पर आप इस टाइटल के माध्यम से सभी जो मेरे चलचित्र व्याख्यान है उनको एक क्रमबद्ध सीरियल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।